हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू की गई है जिसका नाम है उत्तराखंड जीके टेस्ट, जिसके अंतर्गत हमेशा हम आपको पूछेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न और देंगे उनके उत्तर विवरण सहित। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक अन्य भाग, उत्तराखंड जीके टेस्ट। तो देखिए, जो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है वो है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाल कुमाऊं के आदि निवासी थे। तो देखिए, चार जातियाँ यहाँ पर जनजातियाँ दी गई हैं, कोल, खस, किरात, यक्ष। इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की आदि निवासी थी जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है किरात। देखिए दोस्तों, किरात जो जाति है वो है आदि निवासी जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। अगर इस जाति की हम बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में देखिए, गंगा नदी और पार्वती के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है किराती। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, गंगा की घाटियों वाला जो हिस्सा है, गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, वहाँ के निवासियों के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है बार बार वो है किरात। जैसे मेगास्थनीज की जो इंडिका है, जो उन्होंने अपना ये भारत का यात्रा वृत्तांत उनका है, जो मगध शासन में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उन्होंने, या कालिदास ने अपने जो रघुवंश काव्य में, बाण भट्ट ने अपने कादम्बरी में, और या महाभारत या रामायण में, यहाँ पर यहाँ के निवासियों के लिए, हिमालय के इस क्षेत्र के निवासियों के लिए बार बार जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है किरात। इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि इस जो क्षेत्र है इसकी प्राचीन जो जनजाति थी वो थी किरात। जबकि अगर हम माने शिव प्रसाद डबराल चारण की, तो उनके अनुसार कोल या मुंड जो थी वो हिमालय की प्राचीनतम जनजाति थी, और वही जनजाति यहाँ की भी प्राचीनतम जनजाति थी। तो चलिए, अगला जो प्रश्न है वो है, किस उत्तरवर्ती परमार ने टिहरी में वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो कौन सा उत्तरवर्ती वो परमार था? मतलब बाद का परमार वंश का शासक की यहाँ पर बात हो रही है, अर्थात टिहरी रियासत की बात हो रही है। उत्तरवर्ती जो परमार शासक थे टिहरी रियासत में वो थे। तो उनमें से किसने टिहरी में वेधशाला का निर्माण कराया था? तो इसका जो सही आंसर है सुदर्शन शाह, प्रीतम शाह, कीर्ति शाह और भवानी शाह में से तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्ति शाह। देखिए, कीर्ति शाह की बात करें तो महाराजा जो कीर्ति शाह थे, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी के ज्ञाता थे। मतलब कई सारी भाषाओं पर उनकी पकड़ थी, और खगोल और ज्योतिष शास्त्र की विद्या में भी वो निपुण थे। अर्थात हम मान सकते हैं कि काफ़ी, मतलब चीज़ों को खोजी प्रवृत्ति के थे और सीखने वाले व्यक्ति थे। तारामंडल एवं जो सौरमंडल है उसके उस वहाँ तक दृष्टि पहुँचाने के लिए, या वहाँ तक शोध कार्य के चलाने के लिए इन्होंने वेधशाला स्थापित की थी टिहरी में, और टेलीस्कोप लगवाए थे यहाँ पर बहुत सारे टिहरी में इन्होंने। अगर बात करें हिंदी टाइपराइटर की, तो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी कीर्ति शाह ने ही किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे किसी कंपनी को बेच दिया, इसके इसके इसको। अगला देखिए, इनके बारे में एक फैक्ट और है कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का राजा इन्हें माना जाता है, क्योंकि स्वामी जो राम तीर्थ थे उनको फाइनेंस करके इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जापान भेजा था, और काफ़ी झुकाव था इनका धर्म की तरफ। तो कीर्ति शाह की बात करें तो लॉर्ड लैंसडाउन ने 1892 के दौरान किसी को कहा था, या किसी सभा में कहा था कि मतलब भारत के सभी राजाओं को टिहरी नरेश कीर्ति शाह से सीखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके थे उस समय राजाओं में। अगला जो प्रश्न है वो है, खसरा पैमाइश हेतु प्रसिद्ध भूमि बंदोबस्त था। तो देखिए, इन चार बंदोबस्तों में से कौन सा वो था जो खसरा पैमाइश हेतु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा? तो इसका जो सही आंसर है वो है नौवां बंदोबस्त। देखिए, जिसे विकेट ने करवाया था। तो देखिए, उत्तर है नौवां बंदोबस्त, जिसे हम कहते हैं बेकेट बंदोबस्त, जो हुआ था 1863 से 1873 तक। देखिए, जो ब्रिटेन के टाइम का बंदोबस्त था, आठवां बंदोबस्त, वो ख़त्म हो गया। वो 20 साल के लिए था, और वो 1840 से 60 तक चला था। इसके बाद का जो बंदोबस्त था वो क्या था? बेकेट के नेतृत्व में हुआ था ये। बेकेट इसके बंदोबस्त अधिकारी थे। इस समय हुआ क्या था कि खेतों की पैमाइश की गई थी, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब खेतों पर किसका अधिकार है, इसका भी वो रखा गया था डाटा। और एक खसरा मुंतसिब जिसे हम बोलते हैं, मतलब खेत, कृषक का नाम, और खेत और कृषक के नाम को सूचीबद्ध किया गया था। मतलब खसरा मुंतसिब में जो खेत है और जो उसका मालिक है उसका नाम सूचीबद्ध किया गया था राज्य के डॉक्यूमेंट्स में। और तहरीज़ का अर्थ है प्रत्येक काश्तकार के मुंतसिब का महायोग। मतलब जितने भी किसान काम कर रहे हैं उनके जो, तो वो है, मतलब उनके जो कृषक हैं जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं उनका पूरा योग। और फाट, फॉट का मतलब है भूस्वामी, खेत और लगान तक करों का विवरण। मतलब किसकी भूमि है, कैसे कैसे ये खेत हैं, कितने खेत हैं, कितना लगान इनसे होता है, कितना टैक्स इनसे कलेक्ट किया जाता है, ये सब यहाँ पर किया जाता था। अब देखिए, विकेट ने क्या किया,
सिंचित और असिंचित भूमि को अलग अलग मापा। उसने ऐसा नहीं कि सिंचित और असिंचित भूमि को एक ही मतलब पैमाने पे रख के मापा, नहीं, दोनों जगह अलग अलग अनाज होता है, इसलिए दोनों जगह लगने वाला लगान भी अलग अलग होगा। अब देखिए बेकेट ने क्या किया, पट्टियाँ जो पट्टियाँ थी उस समय की, वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। बेकेट का ये बंदोबस्त बहुत लंबे समय तक चला। देखिए 1863 से लेकर 1873 तक चला। तो इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि वो स्वयं इसने पूरा निरीक्षण किया। देखिए एक ही बंदोबस्त जो अधिकारी था उसके द्वारा किया जाने वाला कुमाऊँ और गढ़वाल का अंतिम बंदोबस्त ये रहा। इसके बाद कुमाऊँ के बंदोबस्त अलग हुए, गढ़वाल के अलग हुई, या अलग अलग यहाँ पर अधिकारी रहे, पर ये लास्ट बंदोबस्त था जिसमें दोनों जगह का बंदोबस्ती अधिकारी एक ही था। और 1874 में पूर्ण रूप से ये इसके मतलब बंदोबस्ती अभिलेख तैयार हो गए थे। तो ये बहुत ही न्यायपूर्ण इसे माना जाता है इस बंदोबस्त को। अगला प्रश्न देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रियों की चिकित्सा हेतु नेटिव डॉक्टर की तैनाती कब हुई? तो नेटिव डॉक्टर की तैनाती कब की गई बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग पर? तो ये प्राचीन यात्रियों का एक मार्ग था। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा 1840। देखिए दोस्तों अप्रैल 1840 में यहाँ पर नेटिव जो डॉक्टर है उसकी नियुक्ति की गई थी, और उस समय कमिश्नर थे जॉर्ज लुसिंगटन, जिनका कार्यकाल शुरू होता था 1839 से लेकर 1848 तक। तो देखिए जॉर्ज लुसिंगटन की बात करें तो इन्होंने अन्य क्षेत्रों में जैसे 1847 में नैनीताल में भी एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की थी। नैनीताल शहर का विकास इन्होंने ही किया। नैनीताल को जो पर्यटन नगरी बनाया उसके जो मुख्य निर्माता रहे वो रहे जॉर्ज लुसिंगटन। और कमिश्नर की अध्यक्षता में 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी भी इन्हीं ने बनवाई थी। इन्हीं के समय में डिस्पेंसरी कमेटी बनी थी अल्मोड़ा में। और इनके कुछ अन्य कामों की बात करें जो प्रमुख रहे तो वो हैं 1845 में खैरना से नैनीताल मार्ग का निर्माण भी इन्हीं ने किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 1848 में गोमती नदी पर जो पुल बनाया गया था, यहाँ पर पल हो गया है, जो पुल यहाँ पर बनाया गया था गोमती नदी पर बागेश्वर में, वो भी बनाया गया था जॉर्ज लुसिंगटन के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जॉर्ज लुसिंगटन के। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान की? तो कौन सा चंद शासक था जिसने मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए ये गूंठ भूमि दान की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाज बहादुर चंद। देखिए अब जानते हैं गूंठ भूमि किसे कहते हैं। तो गूंठ भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसे और उनके खर्च मंदिरों और उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता था। मतलब पुजारियों को प्राप्त ऐसी भूमि जिससे वो मंदिर का खर्च चलाएंगे और उसके लिए अनाज की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि तीर्थयात्री वहाँ पर आकर अपना खाना पीना कर सकें, आसानी से उन्हें प्राप्त हो सके। इस चंद ने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण किया। इस चंद ने भोटिया तथा शौका जो व्यापारी थे उत्तराखंड के, उनको तिब्बत वो जो भी दस्तूर मतलब जो भी उपहार तिब्बत के लोगों को देते थे वहाँ पर यात्रा करने के लिए या व्यापार करने के लिए, उसको बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब तिब्बत के लोगों ने इसे प्रार्थना की कि मतलब इनका भी जीवन यापन उस दस्तूर पर ही है, तो इसने पुनः उसे खोल दिया था। तो देखिए इसने मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए भोजन, वस्त्र और स्थान की व्यवस्था की थी। मतलब इसने जो मानसरोवर यात्रा थी कैलाश मानसरोवर, उसको आसान बनाने का प्रयत्न किया था। अगला जो प्रश्न है वो है, संगोली की संधि की पुष्टि कब हुई? देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनना, संगोली की संधि की पुष्टि कब हुई? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है 2 मार्च 1916 को संगोली की संधि को पुष्टि मिली थी, या पुष्टि यहाँ पर उसकी हुई थी। जबकि संधि जो हुई थी वो हुई थी 2 दिसंबर 1915 को। अब देखिए कैसे, देखिए 21 अप्रैल 1815 को क्या हुआ था, 21 नहीं सॉरी यहाँ पर 27 अप्रैल होना चाहिए था। 27 अप्रैल 1815 को हुआ ये था कि गवर्नर के साथ जब अल्मोड़ा में हार हो गई थी गोरखाओं की, तो जो गवर्नर थे उनके साथ यहाँ पर गोरखाओं की तरफ से चामू भंडारी, जो बमशाह जो किलेदार थे अल्मोड़ा के, और जशमदन थापा, इन तीनों ने मिलकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए और गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच यहाँ पर एक संधि हुई। और इसके तहत जो गोरखा सेना थी वो कुमाऊं को छोड़ के नेपाल की ओर वापस निकली, और 14 मई को गोरखा सेनाओं ने डोटी में प्रवेश कर दिया, अर्थात काली नदी को पार किया और नेपाल में प्रवेश करा। लेकिन हुआ क्या कि जो थापा दल था जिसमें अमर सिंह थापा ये नाम आते हैं, उसने इस संधि को बिल्कुल अस्वीकार किया। इसको अस्वीकार जब किया तो बम शाह को लगा कि मतलब ये तो अंग्रेज़ों से लड़ना बिल्कुल हमारे लिए बेवकूफ़ी है और यहाँ पर देश का नाश हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि जो अपने पूर्व सम्राट थे, जो रण बहादुर थे, उन्होंने क्या किया कि उनके जो गुरु थे गजराज मिश्र, उनको यहाँ पर बुलाया और उनसे बात की। तो गजराज मिश्र को यहाँ पर बुलाया गया था, किसके द्वारा? हमारे बमसा के द्वारा। बमसा गजराज मिश्र ने यहाँ पर उनको समझाया,
गोरखों को और संधि के लिए मनाया। और इस कारण 2 दिसंबर 1915 से लेकर 1915 को क्या हुआ, ब्रेडशॉ, अंग्रेज जो अधिकारी थे ब्रेडशॉ और गजराज मिश्र के मध्य संगोली की संधि हुई, जिसमें बहुत सारी शर्तें तय की गई थी ब्रिटिश और गोरखा लोगों के मध्य। लेकिन अब क्या हुआ कि फिर भी नहीं माना कौन, थापा दल। तो थापा दल के न मानने के कारण अंग्रेज सेना बढ़ी किसकी तरफ, नेपाल की तरफ। और इससे लास्ट में भयभीत होकर नेपाल ने 4 मार्च 1916 को इस संधि को स्वीकार किया। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कुमाऊं की टमटा सुधारणी सभा कब व्यापक शिल्पकार सभा में परिवर्तित हुई। तो जो टमटा सुधारणी सभा थी उसे कब व्यापक शिल्पकार सभा में परिवर्तित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1913। देखिए 1913 में टमटा सुधारणी सभा बनी थी पूरी शिल्पकार सभा। तो देखिए 1905 में ये टमटा सुधारणी सभा की स्थापना हुई थी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, जबकि 1913 में ये शिल्पकार सभा बनी। और 1925 में इन्हीं लोगों के प्रयास से ये वृहद शिल्पकार सम्मेलन यहाँ पर इस सभा का हुआ था। अगर हम बात करें शिल्पकार शब्द की तो 1921 में सरकारी रिकॉर्ड में शिल्पकार शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ था और 1932 में इसे मान्यता मिल गई थी शिल्पकार शब्द को। तो देखिए ये था हमारा ये प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है कुमाऊं संघ की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं संघ की स्थापना की बात करें तो 1919, 1916, 1902, 1924 में से जो कुमाऊं संघ की स्थापना हुई वो हुई थी 1916 में। अब देखिए कुमाऊं संघ क्या था, जो वन समस्याएं होती हैं उनके निराकरण हेतु इस कुमाऊं संघ का गठन किया गया था, क्योंकि कुमाऊं में बहुत सारी वन समस्याएं चल रही थी। सरकार के वन पर अनेक अधिकार थे और अनेक जनता के लिए रोकें लगाई गई थी, इसलिए इसका उद्भव हुआ था कुमाऊं संघ का। और इसके जो सचिव थे वो थे पंडित गोविंद गोविंद बल्लभ पंत। देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने बहुत सारे लेखों से जनता को चेताया और वनों के लिए सरकार के प्रति आवाज़ उठाने के लिए बार बार प्रेरित किया गया। और इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी इस सभा की वो हुई थी 1921 दिसंबर में। तो बात करें अगर इस सभा का जो प्रभाव ये रहा था कि जगह जगह अंग्रेज सरकार को पोस्टर चिपका कर ये बताना पड़ा था कि कुमाऊं के वासियों ये वन तुम्हारे हैं, क्योंकि उन्हें कुमाऊं के लोग उस समय उठ गए थे वन अधिकारों के लिए, तो इसलिए सरकार को एक कदम उठाना पड़ा था। अगला जो प्रश्न है कि अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करने वाला परमार कौन था। तो किस परमार ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलभद्र शाह। देखिए बलभद्र शाह से पहले भी एक शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन वो शासक ऐसा था कि उसके बाद अन्य राजाओं ने इसे फॉलो नहीं किया था। लेकिन बलभद्र शाह के बाद सभी राजाओं ने इसे फॉलो किया और बलभद्र शाह के बाद जितने भी राजा हुए उनके नाम के पीछे अंत तक शाह लगता रहा। इसलिए इस लीग को शुरू करने वाला जो शासक था बलभद्र शाह, उसे ही हम मानते हैं कि इसने ही शाह की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। इस देखिए बलभद्र शाह की बात करें तो सहजपाल के बाद ये शासक बने थे बलभद्र शाह। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड अल्मोड़ा के साथ अन्य कहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं एक स्थान से। तो इसके अलावा अन्य कौन सा जो जिला है जहाँ से हमें ये मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, प्रसिद्ध है ये स्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिथौरागढ़। देखिए पिथौरागढ़ में एक स्थान है बनकोट। बनकोट से मिली है हमें 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। तो देखिए 8 जो ताम्र मानव आकृतियाँ हैं वो उत्तराखंड में ही नहीं भारत में कहीं से मिलने वाली तांबे की सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं वो यहाँ से मिली हैं। और इसलिए हम उत्तराखंड में कई जगहों से ताम्र आकृतियाँ हैं या ताम्र की चीज़ें हैं वो मिली हैं, इसलिए हम उत्तराखंड को मानते हैं ताम्र संचय निधि। जो हमारी सभ्यता है उसका प्रमाण हम इसे मानते हैं, क्योंकि जिस सभ्यता में अधिकांश वस्तुएं तांबे की बनी होती हैं उसे कहते हैं ताम्र संचय निधि सभ्यता या संस्कृति। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के आज के क्वेश्चन। जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।